Assalamu alaikum and welcome to lecture 32nd. Our topic is investment analysis and portfolio management, and this is our last lecture. Today we will discuss business valuation, and in business valuation we will discuss how to estimate the potential value of another company. In last lecture, we have discussed mergers and acquisitions. And you know that in merger and acquisition, we have discussed the processes, the terminologies, and the benefits, advantages and disadvantages of merger and acquisition. Now, we will discuss how to estimate the potential value of another company. You are seeing the diagram in your screens. And this is the whole process, how to evaluate and how to estimate the value of company. First of all, we will discuss reason for valuation, methods of valuation, asset-based valuation. Now these are the different types of valuation: asset-based valuation, earning-based valuation, dividend-based valuation, and cash flow valuation, and other theoretical methods. And in last, we will discuss certain practical points. So let's start with the reasons for valuation. What are the reasons to value a company? To determine a price to be offered in a merger takeover of a private company. You know that we have discussed the merger and acquisition. उसमें हमने तमाम सिनेरियोज को डिस्कस किया था कि क्या फॉर्म्स होंगी इन्वेस्टमेंट करने की, क्यों मर्जर हो रहा है, सिनर्जी इफेक्ट्स के हैं. तो जब एक कंपनी मर्जर या एक टेक ओवर का एक फर्म डिसीजन ले लेती है तो उसके बाद उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? व्हाट इज द प्राइस, हाउ मच प्राइस इज टू बी ऑफर्ड. तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये है टू डिटरमिन द प्राइस. And secondly, to aid in decisions regarding buying or selling shares of a private company. यानी कंपनी जब अपने कुछ शेयर्स को सेल आउट कर रही होती है तो उसके लिए वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करवाती है और अपने नंबर ऑफ शेयर से उनको मैच करती है कि प्राइस पर शेयर कितनी होनी चाहिए. टू प्लेस अ वैल्यू ऑन कंपनीज एंटरिंग द स्टॉक मार्केट. जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करने जाती है, अपनी वहाँ पे लिस्टिंग ऑब्टेन करती है, तो उसके लिए उसे एक प्राइस डिटरमिन करनी होती है कि कितनी प्राइस पे इसके शेयर्स फ्लोट होंगे, उनकी क्या वैल्यू होगी. एंड देन टू वैल्यू शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी फॉर टैक्स लीगल पर्पसेस. पास दफा एक जो रेगुलेटर्स हैं वो कंपनी को कहते हैं कि आप अपनी वैल्यूएशन करवाएं और वैल्यूएशन करा के हमें सबमिट कराएं फॉर टू फुलफिल सम लीगल रिक्वायरमेंट्स और फॉर टू कंप्लायंस विद द टैक्स रेगुलेशंस. तो एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है. इसके अलावा क्या हो सकता है? टू वैल्यू सब्सिडीज, डिविडेंड्स फॉर डिस्पोजल और मैनेजमेंट बायआउट्स एटसेट्रा. कि या तो ये कि एक कंपनी है, उसके कुछ डिवीजन्स हैं, सेगमेंट्स हैं, वो अपने किसी एक सेगमेंट को सेल करना चाह रही है तो उसके लिए वो अपनी वैल्यूएशन करवाएगी और वैल्यूएशन में से अपनी उस सब्सिडरी का पार्ट या डिवीजन का पार्ट सेलेक्ट करके उसको सेल करेगी उस प्राइस पे. तो इसके अलावा भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए कंपनीज अपनी वैल्यूएशन करवाते हैं. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन? How can you calculate the value of a company? उसमें range of values आ रहे हैं. When a business company division is valued, it is not a precise exercise, and there is no right answer to the question of what it is worth. क्योंकि एक value determine करना बहुत एक complex और बहुत एक difficult काम है, because
there are number of elements to be considered while valuing a company. जो वैल्यूएशन टेक्निक्स हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें तो हम अकाउंटिंग बेस्ड या उसके कैश फ्लो बेसिस पे या उसकी स्पेसिफिक पब्लिश इंफॉर्मेशन को लेते हुए उसकी वैल्यूज को निकालना सीखेंगे कंपनी की। लेकिन इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं जिसको वैल्यूएशन के दौरान कंसीडर करती है कंपनी। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उनके बेनिफिट्स, उसके ऑपरेशंस की क्वालिटीज़, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़, उसके मार्केट स्ट्रक्चर, उसके मार्केट में रिकग्निशन, उसके सप्लायर्स, इन तमाम चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का कोई प्रिसाइज आंसर नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी वैल्यूएशन करना यहाँ पे सीखेंगे। There are variety of different methods of valuing businesses which will all produce different overall values, क्योंकि उनकी बेसिस इन तमाम मेथड्स की डिफरेंट है। तो जब बेसिस डिफरेंट है तो उनके ओवरऑल रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। In any examination question, it is likely that students would be expected to use a number of different valuation methods in order to determine a range of prices that could then be used in negotiations. तो यहाँ से एक पर्पस आपके सामने हाईलाइट हो गया कि जो वैल्यूएशन टेक्निक्स हम सीखेंगे उसका एक पर्पस ये है कि वहाँ से नेगोशिएशन कंपनी अपनी स्टार्ट करे कि इस कंपनी की इतनी वैल्यू या इसकी इतनी ऑफर होनी चाहिए। तो हम उन तरीकों को देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स दीज आर द वैल्यूएशन टेक्निक्स। नंबर 1, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, यानी उस कंपनी की एसेट्स को यूज करेंगे और उसकी बेसिस पे हम एक कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। नंबर 2, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, कि कंपनी कितनी अर्निंग कर रही है और फ्यूचर में कितनी एक्सपेक्टेड है उसको देखते हुए हम कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन, कि कंपनी के पास हिस्ट्री क्या रही है डिविडेंड्स अनाउंसमेंट की और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। एंड इन लास्ट, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। तो दीज आर द वैल्यूएशन टेक्निक्स विच आर मोस्ट recognized or most usable in the practical scenarios. So let's discuss one by one all these valuation methods. Number 1, asset based valuation. जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है asset based, यानी जो valuation की निकलेगी, अमाउंट निकलेगी, that is based on the assets, कि assets की क्या प्राइस है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what are the net assets. Net assets are the डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब इनका डिफरेंस करते हैं तो फिर आपके पास नेट एसेट्स की अमाउंट आती है, और अगर नेगेटिव में आ जाए यानी लाइबिलिटीज आपकी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एसेट्स, देन इट विल बी कॉल्ड नेट लाइबिलिटीज। तो नेट एसेट्स क्या होते हैं? आपके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इसमें क्या ऑप्शंस हैं आपके पास एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में? नंबर 1, नेट एसेट बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज, क्योंकि जब भी कंपनी अपनी वैल्यू करेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, तो वो नेट एसेट्स पे करेगी कि हमारे एसेट्स इतने हैं, उसमें से लाइबिलिटीज इतनी हमने पे ऑफ करनी है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो हमारी इतनी वर्थ रहती है। तो अगर बुक वैल्यूज पे किया जाए तो बुक वैल्यू कहाँ से आपको मिलती है? यू कैन इजिली ड्राइव इट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बुक वैल्यू किस तरह डिटरमिन करते हैं? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। तो व्हाट विल यू गॉट? यू विल गेट बुक वैल्यू पर शेयर। तो इससे हम बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस ऑप्शन इज नॉट अ वेरी सुटेबल basis because it is derived from the figures are derived from the financial statements, and financial statements are made on the historical information, and the asset and liabilities are based on the historical cost method. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो सारी हिस्टोरिकल है और वो एक अकाउंटिंग मेथड से कैलकुलेट हुई है। तो इसलिए इट इज नॉट वेरी सुटेबल बिकॉज फिक्स एसेट आपने जो फिगर बैलेंस शीट से ली वो आफ्टर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अगर एक चीज बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो रही है 10 रुपए की, हो सकता है वो फिक्स एसेट मार्केट में
सेल हो 100 रुपए का, तो मार्केट वैल्यू को नहीं शो कर रहा है, वो बुक वैल्यू को शो कर रहा है, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को शो कर रही है कि हिस्ट्री की बेसिस पे इसकी कॉस्ट आज के दिन में इतनी है। तो दिस मेथड इज नॉट वेरी सुटेबल फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस आइटम के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज़ किया गया है एक एक लाइन आइटम को एवेल्युएट करने के लिए। लेकिन इसका फार्मूला सिंपल है, बुक वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, और ये तमाम फिगर्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आराम से मिल जाएंगी। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द कंपनी, इसको हम ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं। ऑप्शन 2 की है मार्केट बेसिस पे, कि आपके एसेट्स की जो प्राइसेस हैं वो आप मार्केट बेसिस पे डिटरमिन करें, कि मार्केट में अगर आपका फिक्स एसेट बुक में तो 10 रुपए का आ रहा है, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस इसी कंडीशन में चेक की जाए कि ये कितने का सेल हो जाएगा, तो वहां से उसकी मार्केट प्राइस मिल जाएगी। तो मार्केट वैल्यू का क्या फार्मूला है, मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो इट विल गिव यू मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी, कि एक शेयर की ये प्राइस है। A more preferred method since gives almost the fair value of the share, और ये क्यों इट इज मोस्ट प्रेफरेबल है, क्योंकि ये करंट मार्केट को बता रहा है, करंट मार्केट वैल्यूएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस वक्त सही कीमत इसकी एज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन ये है। दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन सब्सटेंशियल एक्विजिशन इज टू बी डन। Moreover, it provides a floor value of the business. इसका क्या मतलब है कि आपकी जो वैल्यू डिटरमिन की है फ्रॉम द मार्केट एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन, जो मार्केट बेसिस पे आपने एसेट्स की वैल्यूएशन करवाई है, वो आपको मिनिमम प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी इस एसेट्स की कम से कम इतनी प्राइस कंपनी को मिलनी चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स अ फ्लोर वैल्यू ऑफ द बिजनेस दैट इज द मिनिमम प्राइस एक्सेप्टेबल टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये था एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि हमने डिस्कस की कि इट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अकाउंट्स में जो फिगर्स आ रही हैं दैट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द कंपनी। कि अगर कंपनी फिक्स एसेट के लिए 10 साल की लाइफ डिटरमिन की है, तो 10 साल में वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट कर रही है, तो वो सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उस कंपनी की वैल्यू, उस कंपनी की एसेट की वैल्यू की। तो इट इज मीनिंगलेस टोटल एज द बैलेंस शीट डज नॉट अटेम्प्ट टू गिव एनी इंडिकेशन ऑफ वैल्यू। दिस इज द प्रॉब्लम विद हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड अनदर प्रॉब्लम, नोन प्रॉब्लम इज it ignores unrecorded assets such as goodwill। यानी गुडविल एक ऐसा एसेट है जो कि इंटेंजिबल फॉर्म में है। मार्केट में आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, आपकी कस्टमर बेस क्या है, आपके ब्रांड की रिकग्निशन क्या है, वो सब कुछ ये इग्नोर कर देते हैं इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और जो आपका एनआरवी है यानी मार्केट वैल्यू में जो आपके डिटरमिन कर रहे हैं, this can also be considered as effectively a scrap value of the business, and therefore the minimum price that might be acceptable to owner of the business, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। NRV के साथ प्रॉब्लम्स क्या है? एस्टिमेटिंग द NRV ऑफ एसेट्स पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड एसेट्स विद नो जनरल मार्केट। अगर आपके पास कंपनी के पास ऐसे एसेट्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड नेचर के हैं, जो कि उस कंपनी के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना इज अ वेरी टफ जॉब, और नॉर्मली उसके लिए मार्केट मिलेगी नहीं, तो आप मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट ऑफर डिटरमिन ही नहीं कर सकते। तो इन द केसेस वेयर स्पेशलाइज्ड एसेट्स, वेयर देयर आर स्पेशलाइज्ड एसेट्स, it becomes too difficult to determine the market price, and it also ignores unrecorded assets such as goodwill. It is only useful if a controlling interest is being purchased rather than a smaller interest. ये कब फिजिबल है? ये उस वक्त फिजिबल है जब एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेज होने जा रहा हूं, यानी अगर 70% 60%
तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, देन इट इज़ फिजिबल। अदरवाइज अगर स्मॉलर इंटरेस्ट आप परचेज कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट सो मच फिजिबल। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, कि वैल्यू हम डिटरमिन करें ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी जो एसेट्स कंपनी के पास मौजूद हैं अगर उनको रिप्लेस किया जाए, यानी जो एग्जिस्टिंग एसेट है उनको सेल किया जाए, और जो फ्रॉम सेलिंग द एसेट जो अमाउंट आए और प्लस आपको एक्स्ट्रा जो फंड करना होगा वो मिला के आप नए एसेट्स को परचेज करके कंपनी में लगाएं। तो इट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिटरमिन depreciated replacement cost of net assets. This can be viewed as the cost of setting up a similar business from scratch, and therefore might be the maximum price a buyer might be prepared to pay. Or it defines the maximum price a buyer might be able to pay. इसके साथ क्या लिमिटेशंस है इस मेथड की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के मेथड की? Estimating depreciated replacement cost of asset, particularly in the light of technological changes, often difficult to find similar new asset. क्योंकि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की एग्जांपल लें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती है। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अगर 2G लाइसेंस पे कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, 3G लाइसेंस पे जाती हैं, तो वो अपने एसेट्स को तो हमको रिप्लेस कराएंगी, लेकिन अगर जब इस सूरत में आपको डेप्रिशिएबल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना और उसको सेल आउट करना बहुत मुश्किल है। इट इग्नोर्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स सच एज गुडविल, and it is only useful if a controlling interest is being purchased, just like the NRV or market value. Now we are discussing earning based methods of valuation. अर्निंग बेस्ड वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन में आपके पास क्या ऑप्शन है? प्राइस अर्निंग रेशियो की, पीई रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ कैलकुलेट करते हैं कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी जो टोटल अर्निंग्स हैं, टोटल प्रॉफिट आए आपके आफ्टर टैक्स, उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर। और लिस्टेड कंपनी के केस में ये पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है और बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल होती है। तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। देयरफॉर इसको रीअरेंज करें इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेयर प्राइस पर वैल्यू इक्वल टू पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप प्राइस, शेयर प्राइस पर वैल्यू पर शेयर डिटरमिन कर सकते हैं कि पी रेशियो आपको पता हो और उसको मल्टीप्लाई कर दें अर्निंग पर शेयर के साथ, तो आपके पास शेयर प्राइस आ जाएगी। अभी पी रेशियो किस तरह डिटरमिन होती है, कहां पब्लिश होती है, कहां से आप ले सकते हैं, इसके लिए देख लेते हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूइंग द शेयर इन एन अनकोटेड कंपनी, बिकॉज कोटेड कंपनीज के केस में प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और वो अवेलेबल होता है। तो this method can be used for valuing the shares in an unquoted company. Select a PU ratio of a similar quoted company. तो जो मार्केट में आपके पास PE ratios की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आपने अनकोटेड कंपनी की वैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सिमिलर कोटेड कंपनी का PE सेलेक्ट करेंगे और उसका एडजस्ट करेंगे बाय द कोटिंग फैक्टर, यानी वो लिस्टेड कंपनी का पी था तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट डाउनवर्ड्स टू रिफ्लेक्ट द एडिशनल रिस्क ऑफ एन अनकोटेड कंपनी एंड द नॉन मार्केटेबिलिटी ऑफ अनकोटेड शेयर्स। तो इन दो बेसिस की वजह से आपको एक एडजस्टमेंट फैक्टर डालना होगा, क्योंकि उसके मार्केट शेयर्स जो है नॉन मार्केटेबल है और उसमें एडिशनल रिस्क है जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे इस एडिशनल फैक्टर में। Normally, 2/3 of comparable PE ratio of similar quoted company is used for for share price calculation. So normally, 2/3 of the comparable PE ratio is used for share price calculation of unquoted company. तो आप नंबर 1 पे सिलेक्ट करेंगे, नंबर 1 स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे PE ratio of similar quoted company.
then you will adjust the PE ratio by a factor, and the factor is normally downward because of the non-marketability of shares and additional risk in the unquoted company. Step 3 will determine the maintainable earnings to use for EPS, यानी उसके अर्निंग्स को डिटरमिन करने के कि कितनी अर्निंग अर्न की है कंपनी ने पर शेयर, और उसकी बेसिस पे फिर आप अपना शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे. द पब्लिश पी रेशियो ऑफ कोटेड कंपनीज टेक्स अकाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ रेट्स ऑफ दैट कंपनी. It reflects the market's expectation for the company. Therefore, using a PE ratio gives a type of market price for an unquoted company, which might be an acceptable price to the sellers of the shares. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PE ratio आपको मिला है, that is acceptable for the purchaser. क्योंकि जो पी रेशियो है उसमें तमाम फैक्टर्स को अकाउंट फॉर किया होता है. जो कोटेड कंपनीज का पी रेशियो पब्लिश हो रहा होता है उसमें उसकी ग्रोथ रेट्स को और उसमें एक्सपेक्टेशंस को इंक्लूड किया होता है. तो अगर अनकोटेड कंपनीज के केस में आप जा रहे हैं तो उसमें आप एडिशनल रिस्क और नॉन मार्केटेबल फैक्टर्स को एक्सक्लूड करके पी रेशियो को यूज कर सकते हैं ऑफ कोटेड कंपनी फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस ऑफ अनकोटेड कंपनी. इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्रिंगटन लिमिटेड एंड अनकोटेड कंपनी. इसमें क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास? उसके नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 400,000, 25 पैसे पर शेयर, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या जो एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन आपके पास. जो रिटेन प्रॉफिट आ रहा है साल के आखिर में डेट इज 84,000 पाउंड. और इसमें तीसरी क्या चीज है? द पी रेशियो एप्लीकेबल टू अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस सुटेबल फॉर एन अनकोटेड कंपनी इज 12.5. इसमें पी रेशियो आपको बता दी गई है. अगर आपको नहीं बताई होती और कोटेड कंपनी की बताई होती तो आप उसमें एक एडजस्टमेंट करते 1/3 या 2/3 का, और उसको यूज करते फॉर शेयर प्राइस कैलकुलेशन ऑफ अनकोटेड कंपनी. वैल्यू 200,000 शेयर्स इन एक्रिंगटन लिमिटेड ऑन एन अर्निंग्स यील्ड बेसिस. तो अर्निंग यील्ड बेसिस पे आपने इसकी शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है ऑफ 200,000 शेयर्स. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं. आपके पास रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल है. उसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था 140,000 पाउंड का, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड और ऑर्डिनरी डिविडेंड निकाल दिए 56,000 पाउंड का, और आपके पास कितना बचा? 84,000 पाउंड. तो आपके पास रिटेन प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं. तो यहां से आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर पहले कैलकुलेट करेंगे, और जब वंस यू हैव कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर तो फिर आप पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसके शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास आपने वैल्यू कितने शेयर्स को करना है? 200,000 को. तो ईपीएस आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है. ईपीएस के लिए आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है दैट इज रेलेवेंट अमाउंट कितनी है? 140,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 140,000 में से आप प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड पे किया है वो निकाल देंगे, दैट इज 20,000 पाउंड. वो आपने निकाल दिया तो बाकी अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे फ्रॉम बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 400,000. तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा. पी रेशियो आपके पास अवेलेबल है. तो ये यूज करते हुए इंफॉर्मेशन आपका जो प्राइस निकली है ऑफ 200,000 शेयर्स की वो है 750,000 पाउंड. तो दिस इज वैल्यूएशन ऑफ 200,000 शेयर्स ऑफ एक्रिंगटन company. Now another method is accounting rate of return method, ARR. आपको याद होगा कि ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने पहले भी डिस्कस किया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, और नॉर्मली वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं
कि आप वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल रहे हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस किस तरह निकाल रहे हैं कि एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो हमने पहले फॉर्मूला यूज किया था वो था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू था नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द नेट एसेट्स या एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द एवरेज एसेट्स। तो उसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल टू द एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। लिमिटेशंस, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द मेंटेनेबल फ्यूचर अर्निंग्स फ्रॉम द टारगेट कंपनी, क्योंकि आपको ये डिटरमिन करना है कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना अर्न करेगी। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आप कितना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करें टू फॉर द वैल्यूएशन पर्पसेस। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन अफेक्ट वैल्यूएशन, क्योंकि जो आपके पास प्रॉफिट निकले हैं वो डिपेंडेंट है ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप क्या यूज कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये एस्टिमेशन में, इसके अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की एस्टिमेशन में प्रॉब्लम्स है। दिस मैटर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द टारगेट कंपनी माइट बी वर्थ टू द बायर, बट इट टेक्स नो अकाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो इससे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द टारगेट कंपनी माइट बी वर्थ, यानी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है टू द बायर। तो वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिविडेंड बेस्ड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। आपको ये नाम याद होगा कि डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन हमने पहले भी की हुई है व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वहां पे हमने डिविडेंड मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को डिस्कस किया था। वही टर्मिनोलॉजीज हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने डिविडेंड यील्ड आ रहा है और डिविडेंड यील्ड किसके बराबर है, ग्रॉस डिविडेंड डिवाइडेड बाय द शेयर प्राइस। तो इसको अगर रीअरेंज कर लिया जाए तो शेयर प्राइस विल बी इक्वल टू ग्रॉस डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ से आप मार्केट प्राइस या शेयर प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ ए शेयर। इसमें किस तरह आप परफॉर्म करेंगे उसके कैलकुलेशन के प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले डिटरमिन द ग्रॉस डिविडेंड फॉर द अनकोटेड कंपनी, क्योंकि कोटेड कंपनी के केस में तो डिविडेंड अनाउंस होते हैं, पब्लिक को पता है, तो यहाँ पे इसलिए अनकोटेड का वर्ड यूज किया है, बट यू कैन कैलकुलेट फॉर बोथ कंपनीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द ग्रॉस डिविडेंड फॉर द कंपनी। नंबर 2, चूज अ पब्लिश्ड डिविडेंड yield फॉर ए सिमिलर कोटेड कंपनी। जिस हमने पी रेशो अपने सिमिलर कोटेड कंपनी की मार्केट से ऑब्टेन किए थे, इसी तरह आप डिविडेंड यील्ड पब्लिश डेटा से ले सकते हैं ऑफ सिमिलर कोटेड कंपनी फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड शेयर प्राइस कैलकुलेशन ऑफ अनकोटेड कंपनी। और स्टेप 3 में आप उस डिविडेंड यील्ड को एडजस्ट करेंगे बाय अ फैक्टर। और एडजस्ट क्यों करेंगे, उसमें सेम रीजन है कि देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन एन अनकोटेड कंपनी एंड नॉन मार्केटेबिलिटी ऑफ अनकोटेड कंपनी शेयर्स। इस बेसिस पर एडजस्ट करेंगे और इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। दिस मेथड टेक्स नो अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड देयरफॉर कैन लीड टू एन अंडर वैल्यूएशन, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर सेल परचेज ऑफ एन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसमें हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ 2000 शेयर्स इन जी लिमिटेड। जी लिमिटेड हैज 50,000 शेयर्स in issue and the latest dividend payments was 12 pence per share। तो आपके पास यहाँ से डिविडेंड पेमेंट्स आ गई, डेट इज 12 pence पर शेयर। और कितने शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं, 2000 शेयर्स इन जी लिमिटेड। तो जी लिमिटेड इज सिमिलर इन टाइप ऑफ बिजनेस, साइज एंड गियरिंग टू एचपीएलसी। और एचपीएलसी का जो डिविडेंड यील्ड है जो पब्लिश्ड है डेट इज 10%। तो आपके पास यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आ गया डेट इज 10%। और जो बीआरआईटी रेट दिया हुआ है जो उसका कंट्री में एप्लीकेबल होगा डेट इज 20%। और इसमें हमने क्या प्राइस को एस्टिमेट करना है
डेट, और इसमें एस्टिमेट के उसमें क्या कंसीडर करना है, डेट इंडिविजुअल माइट पे फॉर द 2000 शेयर्स इन जी लिमिटेड। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला है जो आपके पास डिविडेंड यील्ड क्या है उससे आप कैलकुलेट करेंगे, ये ग्रॉस डिविडेंड और डिवाइड बाय डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड आपके पास गिवन है 10% ऑफ लिस्टेड कंपनी, और उसको एडजस्ट करेंगे आप विद अ फैक्टर, और उसको आप इंक्रीज करेंगे क्योंकि इसमें देयर इज अ रिस्क ऑफ there is more risk in unquoted shares, and secondly there is risk of unmarketability of unquoted company shares. So dividend yield to be adjusted upwards to reflect a greater risk and non-marketability of unquoted company shares. हम इसका एक अप्रोक्सीमेशन लेनी होगी और एक इसमें एस्टिमेट करना होगा, और वो कितना किया 13%, यानी 3% उसमें ऐड किए, तो आपका डिविडेंड जो यील्ड है दैट इज 13% फॉर अनकोटेड कंपनी। तो इसमें शेयर प्राइस कैलकुलेट की है, 20% आपका BRIT था जो उस पर नॉर्मली जो डिविडेंड है उस पर पे हो रहा है, तो उसका 12 पेंस का आपका आपने उसमें एवरेज उसको कैलकुलेट करके वेट करना होगा। उसके लिए हमने किया 100/80 और 0.13 से हमने डिवाइड किया, तो आपका कितना शेयर प्राइस आई 115 पेंस पर शेयर, और इसका 2000 शेयर्स का बना 2300 पाउंड। तो इससे हम डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूले का यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस, और इट इज नॉर्मली सुटेबल फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब बाकी जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर डिस्कशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही वाला फॉर्मूला है कि मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसमें ग्रोथ का एलिमेंट आ जाए तो ग्रोथ का एलिमेंट को आप उसी फॉर्मूले से टैकल करेंगे कि करंट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1+G डिवाइडेड बाय K माइनस G। तो इससे आप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को डिटरमिन कर लेंगे। तो इसमें स्टेप्स आप देख रहे हैं कि करंट डिविडेंड और एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज करना है, यूजुअली बाय एस्टिमेटिंग की ऑफ सिमिलर कोटेड कंपनी and then adjusting upwards to reflect great risk and lack of marketability of unquoted shares। तो इस तरह आप अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एडजस्ट करेंगे, की और सिमिलर कोटेड कंपनी ऑब्टेन करेंगे, और उसमें ये दो एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए उसमें एक एडजस्टिंग फैक्टर डालेंगे, और जो रिवाइज्ड आपका पास की डिटरमिन होगा उसको यूज करेंगे इन दिस फॉर्मूला। इसके साथ क्या लिमिटेशंस हैं, डिटरमिनिंग ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज डिफिकल्ट, determining appropriate key for unquoted company is difficult and only useful for non-controlling interest। जैसे कि डिविडेंड नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो एक अपनी कैपेसिटी में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट को ऑब्टेन किए होते हैं ऑफ शेयर्स, तो इट इज नॉर्मली यूजफुल फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में किस तरह आपने इसके शेयर प्राइस को कैलकुलेट करना है। क्ले ग्रो लिमिटेड इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स फ्लावर पॉट्स, और जो डेटा अवेलेबल है करंट डिविडेंड आपके पास अवेलेबल है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटीज इन दिस रिस्क क्लास, यानी इस सिमिलर कंपनी की जो रिस्क रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है मार्केट में दैट इज 20%, उसको हम यूज करेंगे। A value one share in Clay Grow Limited under the following circumstances। क्या circumstances हैं? There is no growth in dividends, there is a constant dividend growth of 5% per annum, or constant dividend for 5 years, and then growth of 5% per annum to perpetuity, and constant dividend for 5 years and then sale of shares for £2। तो वो तमाम सिचुएशंस हैं जो कि हम टैकल कर चुके हैं और जो हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इन आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कशन। तो फॉर्मूला भी वही है, कैलकुलेशन भी वही है, तो इसको यूज करते हुए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ग्रोथ नहीं हो रही डिविडेंड में तो परपेचुटी कैश फ्लोज हैं 25 पेंस पर शेयर हमेशा मिलेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे आप रिवाइज्ड अपनी कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटीज के साथ। और सेकंड में आप देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 5%, ये भी एक सिंपल फार्मूला है कि करंट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1+G और डिवाइड बाय K माइनस G।
और तीसरे केस में जब डिविडेंड ग्रोथ हो रही है आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल तक आपने इंडिविजुअल ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बाय डिवाइडिंग बाय द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटीज ऑफ अनकोटेड कंपनी, और देन आफ्टर 5 ईयर्स देयर इज द 5% ग्रोथ। तो 5 साल के बाद आपने उसमें ग्रोथ फैक्टर निकालना है और उसको भी डिवाइड करना है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटीज के साथ। लेकिन उसमें ये ख्याल रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू आप जो कैलकुलेट करेंगे उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को नंबर ऑफ ईयर उसमें सही मेंशन करने है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है उसको। और नंबर 4 में कि कांस्टेंट डिविडेंड है 5 साल तक, उसमें 5 साल तक के आप कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और से देन आफ्टर 5 ईयर्स उसकी सेल प्राइस जो 5 साल बाद हो रही है उसको भी डिस्काउंट करेंगे आप, और उसको भी करंट प्राइस पे लेके आएंगे तो आपके पास शेयर प्राइस निकल आएगी। इसकी कैलकुलेशन आपके सामने अपीयर हो गई है कि फर्स्ट केस में द सिनेरियो इज क्वाइट सिंपल। आपने सिंपल डिवाइड किया डिविडेंड को फ्रॉम द बाय द इक्विटी विच इज की, और कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड वो आपको वो भी सिंपल फार्मूला है, उसमें 1.75 पाउंड निकली है। उसमें फार्मूला सिंपल है जो कि हमने पहले देख चुके थे कि डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय के ई माइनस जी। और जब 5 साल की बात है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स डिविडेंड ऑफ 0.25 पर एनएम, तो 5 सालों तक आपको कितना मिलेगा 2.991, और ये कितना 5 सालों का कितना हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल जो डिविडेंड 5 सालों में मिलेगा डेट इज 0.748 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग डिविडेंड फ्रॉम ईयर 6 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे आपने कैश फ्लोज को सही मेंशन करना है ताकि उसकी कैलकुलेशन सही हो सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशंस मेंशन की है और उससे हमारे पास जो रिजल्ट आया है डेट इज 0.703, और ऊपर जो हमारे पास आया था कि 5 सालों तक कांस्टेंट डिविडेंड पे हो रहे हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू 0.748 निकली थी, तो टोटल आपके पास 1.451 पाउंड पर शेयर उसकी प्राइस निकली है। इन लास्ट के प्रेजेंट वैल्यू 5 ईयर्स डिविडेंड ऑफ 0.25 पर एनएम, तो उसमें भी हमने जो 5 सालों तक डिविडेंड पे होगा उसकी प्राइस अलहदा निकाल ली है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैश फ्लोज की, और जो 2 पाउंड 5 साल के बाद आप सेल करके लेंगे उसकी अलहदा कैलकुलेट की है। तो इन दोनों का सम किया तो आपके पास प्राइस निकली $1.552। तो ये वो तमाम सिनेरियोज हैं जो कि डिविडेंड फार्मूले से हमने सॉल्व किए हैं, और इसमें सिंपल वही फार्मूला यूज किया जो हम पीछे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में के कैलकुलेशन में देख चुके थे। नाउ वी विल डिस्कस कैश फ्लो बेस्ड मेथड। और कैश फ्लो आपको पता है कि सबसे यूनिक और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज इसी मेथड को प्रेफर करती हैं क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी सही अकाउंट फॉर हो रही होती है और इसमें तमाम के तमाम कैश फ्लोज को कंसीडर किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। वैल्यू ऑफ ए कंपनी टू बी एक्वायर्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर दैट कंपनी। इन थ्योरी द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इसकी लिमिटेशंस क्या है? It is difficult to determine appropriate discount rate taking into account type of the business and risk, and it is difficult to determine an appropriate time horizon for cash flows. It is only useful for controlling interest. यानी जब मेजर शेयर होल्डिंग आप परचेज करने जाएंगे तो उस वक्त आपके लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है। तो ये वो तमाम लिमिटेशंस थी जो कि कैश फ्लो मेथड से लिंक है। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो can be used to estimate a present value of the future profitability of a company. Management might want to know the present value of expected profits of a business in future years. One reason for wanting this information is to enable management to put a current value on the business, possibly in order to decide how much to offer for a target company in a takeover bid, or decide whether to accept or reject a takeover offer from another company. तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में आप सिंपली कैश फ्लोज को ड्रॉ करेंगे कि फ्यूचर कैश फ्लोज कितने एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट ओवर द फ्यूचर ईयर्स, और उनको डिस्काउंट करेंगे, और डिस्काउंट करके आप उसके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इफ द एनपीवी इज ग्रेटर इज पॉजिटिव तो फिर देन द ऑफर इज एक्सेप्टेबल।
The value of a business can be estimated by discounting expected future cash flows from the business over a number of years into the future. However, the cash flow that should be used for discounting are the expected free cash flow to the business. Now, this is important element कि जो cash flows आप use करेंगे for valuation of a company, that are free cash flows of the business. तो फ्री कैश फ्लोज जैसे इसका नाम शो कर रहा है कि दीज आर फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर्स, यानी इस पे किसी का ऑब्लिगेशन नहीं और ये अवेलेबल है. तो फ्री कैश फ्लोज को हम देखेंगे, फ्री कैश फ्लोज की किस तरह कैलकुलेशन करते हैं. बाकी हमने कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन डिटेल में देखी है जब हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स को. Free cash flow is the amount of cash generated by a company or business during a specified period of time, minus the cash payment that a company or business is obliged to make. तो इसको कैश फ्लो को फ्री देखने के लिए या उसके ऑब्लिगेशन हटाने के लिए उसमें से तमाम जितनी ऑब्लिगेशन है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास फ्री कैश फ्लो हो जाएगा. Essential payments include taxation payments and capital expenditure to replace aging non-current assets. Free cash flow is therefore amount of the cash generated by the company that management are able to decide how to use. यानी जब आप इसमें से obligations निकाल देंगे और उसमें से replacement cost निकाल देंगे. Replacement cost क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपका asset जो currently in use है वो replace होने after a specified period और operations को running form में रखने के लिए आपको उन assets को replace करना होगा. तो इसलिए capital रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर को आप एक्सक्लूड करेंगे और देन द कैश फ्लोज ड्राइव्ड आफ्टर डिलीटिंग ऑब्लिगेशंस एंड एज रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन द कैश फ्लोज आर फ्री और मैनेजमेंट उनकी यूटिलिटी किसी भी तरीके से कर सकती है. However, there are differing specific definitions of free cash flow. The most appropriate definition to use might differ according to purpose. Now there are two types of free cash flows: free cash flow for the firm and free cash flow for the equity holders. Free cash flow for the firm is the amount of free cash flow generated by a business as a whole, regardless of the source of finance. तो फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म में आप क्या देखेंगे कि एज अ होल कंपनी कितने कैश फ्लोज को जनरेट कर रही हैं. आइदर उसमें डेट कैश फ्लोज भी आ गए, आइदर उसमें डिविडेंड पेमेंट्स भी आ गए हैं. उन सबको एक्सक्लूड करके जो एज ए होल कंपनी के लिए जो कैश फ्लोज अवेलेबल होंगे दैट आर फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म. इट इज देयरफॉर कैलकुलेटेड विदाउट डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स एज एन एसेंशियल कैश पेमेंट. विदाउट डिटेक्टिंग का क्या मतलब? क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एनपीवी की कैलकुलेशन में हमने देखा था कि ये जो आपकी इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशंस हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में नहीं लेते. तो फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म में हम विदाउट डिटेक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू. देयर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस इज एन एसेंशियल कैश पेमेंट. ये डिबेटेबल है, ये इंक्लूड भी किया जा सकता है और इसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है. वन व्यू इज दैट ओनली रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी डिडक्टेड एज एसेंशियल कैश पेमेंट. A different view is that replacement capital expenditure and capital expenditure to grow the business internally organically should both be deducted in calculating free cash flows. But that capital spending on acquisitions and cash received from business disposal should be excluded. तो ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो कि इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन आप उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं. A third view is that all capital expenditure net of proceeds from disposal should be included in the calculation of free cash flow. तो ये सिचुएशन के मुताबिक और जो सिनेरियो गिवन होगा उसके मुताबिक क्वेश्चन में टैकल किया जाएगा, लेकिन उसकी जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो हम देख लेंगे कि किस तरह की जाती है. There is no correct answer. However, the free cash flow is the amount of cash the management can decide how to use.
If it is assumed that expanding the business is a free decision by management, only replacement capital expenditure should be deducted in calculating free cash flow. On the other hand, if it is assumed that capital expenditure to pay for expansion of the business is necessary to grow operating cash flows in future years, a better definition of free cash flows would be one where both replacement capital expenditure and capital expenditure to pay for growth and expansion are deducted. तो ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है जो आपके सामने रखे हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इन पॉइंट ऑफ व्यूज का यही है कि जो सिचुएशन होगी, जो सिनेरियो होगा, उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मली हम रिप्लेसमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसके डिस्पोजल प्रोसीड्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं इन आवर कैश फ्लोज. इसका फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लोज फॉर द फर्म. दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स आपके सामने अपीयर हैं कि आप सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, उसमें ऐड बैक करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश आइटम है तो डेप्रिसिएशन को आप ऐड बैक कर देंगे, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को ले लेंगे क्योंकि उसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में डिस्कस किया था कि जो वर्किंग कैपिटल की चेंजेस हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश. तो जो आपकी कैलकुलेशन है, कैश फ्लो की कैलकुलेशन है, उसमें आप अगर ईयर 1 में कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको आप कैश फ्लो में मेंशन कर देंगे, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम ये एज्यूम करेंगे कि सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको रिकवर हो गई हैं. तो यहाँ पे प्लस और माइनस कर देंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और फिर आखिर में उसमें टैक्स पेमेंट्स माइनस करेंगे ऑन प्रॉफिट. तो आपके पास आखिर में रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया तो फिर फ्री कैश फ्लोज आपकी डिटरमिन हो गए. तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप अपना फ्री कैश फ्लोज को डिटरमिन कर सकते हैं. या दूसरा मेथड में ये है कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस डिटरमिन किया और उसमें से माइनस कर दिया अपने ऑपरेशंस में से टैक्स पेमेंट्स, रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये दो एलिमेंट्स माइनस किए तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फ्री कैश फ्लोज आ गई. और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपके किस तरह होंगे, उसके लिए वही आपको नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना होगा और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना होगा और टैक्स पेमेंट्स को. तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा. You should remember that an increase in working capital reduces cash flows and a reduction in working capital increases cash flows. तो working capital से related था कि अगर increase हो रहा है तो it means कि it is decreasing cash flows, और decrease हो रहा है तो it means it is increasing cash flows. Now, free cash flow for equity is the amount of free cash flows after deduction of interest payments. क्योंकि इक्विटी शो कर रहा है कि कितना अमाउंट अवेलेबल है फॉर इक्विटी होल्डर्स. तो इसमें आप करेंगे फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इक्वल्स फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. यानी जो फॉर द फर्म की आपने ऊपर कैलकुलेशंस की है उसमें से एक एलिमेंट निकालेंगे डेट इज इंटरेस्ट पेमेंट्स. जब आप ये निकाल देंगे तो आपके पास जो बचेगा डेट इज फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी. Free cash flow for equity might be used in valuation of the share capital of a company, whereas free cash flow for the firm would be used for the valuation of entire business, equity plus debt capital. तो ऊपर जो मेथड था फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म डेट इज यूज फॉर द एंटायर बिजनेस, के वो पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन करके आपको बताता है, और जो फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी है वो आपको इक्विटी होल्डर्स की और शेयर कैपिटल की सिर्फ प्राइस बताएगी. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री कैश फ्लो टू फॉर द फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू द कंपनी. तो ये था डिफरेंस बिटवीन फ्री कैश फ्लोज टू द कंपनी एंड फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी होल्डर्स. और बाकी इसकी कैलकुलेशन जो है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन हमने देखी थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी कि कैश फ्लोज को किस तरह डाउन किया जाएगा और आपको डिस्काउंट रेट कैसा यूज करना है वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. बाकी इसमें जो एडिशनल आइटम्स है वो यहाँ पे हमने देख लिए बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर. नाउ वी विल डिस्कस अदर थ्योरेटिकल मेथड्स. जब हम तमाम मेन मेथड्स को देख चुके हैं उसके अलावा कुछ और थ्योरेटिकल मेथड्स हैं जिसके हम आपको एक नॉलेज यहाँ पे दे देते हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कौन से मेथड्स हैं.
इसमें एक इकोनॉमिक वैल्यू एडिट मेथड है, इट मेजर्स इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, और इसका फार्मूला आपके सामने गिवन है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फार्मूला आपके सामने गिवन है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी विच इज टैक्स रेट माइनस RW इंटू टोटल कैपिटल एट टाइम 0, और इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू द टोटल कैपिटल, where RW इक्वल टू WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल कैपिटल आपका है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट. A positive EVA means that a company is earning a higher rate of return than its cost of capital. Higher EVA should result in high value. EBIT is operating profit plus amortization of goodwill and R&D. R&D is your research and development expenditure. Total capital gain is capital employed plus previously return of goodwill and research and development cost. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिट आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी जो कंपनी है उसके इकोनॉमी कितनी वैल्यू एडिशन हुई है. उसके फार्मूले में आप देखें तो आपके पास जो कैलकुलेशन हो रही है कि आपने जो अर्निंग की है कि वो कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज WACC. तो अगर पॉजिटिव है तो कंपनी इज अर्निंग अ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उसमें वैल्यू एडिशन हो रही है और वो जो शेयर जो आपके कैपिटल जो आपके फाइनेंसर्स हैं और जो आपके फाइनेंसर्स हैं उसको के लिए आपके पास ज्यादा रिटर्न है प्रोवाइड करने के लिए. और इसके लिमिटेशंस ये की गए, इट इज स्टिल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, इट डज नॉट कैप्चर ऑल द वैल्यू ड्राइवर्स, इट इज बेस्ड ऑन 1 year परफॉर्मेंस. In isolation, we don't know whether the shares are overvalue or not. तो इसकी काफ़ी limitations हैं. ये एक theoretical formula ही है और normally it is not used in practical scenarios. Then we have market value added formula. Market value added measures the premium the market is willing to pay above the book value. कि आपके जो बैलेंस शीट की फिगर्स हैं उससे ज्यादा कितना वो देने को तैयार हैं, जो आपके नेट एसेट्स हैं उससे मार्केट आपको कितना ज्यादा देने को तैयार है. मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल. द MVA इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द EVAs. इकोनॉमिक वैल्यू एडिड शेयर वैल्यूएशन, इसमें किस तरह करते हैं हम कि टोटल कैपिटल प्लस economic value added divided by cost of capital minus growth in economic value added minus आपका market value of debt और minus market value of preference shares, यानी आपने जितने भी liabilities थे जितने भी आपके obligations थे उनको exclude कर दिया और divided by number of shares. तो ये काफ़ी complex किस्म का formula है, लेकिन normally economic value added share valuation technique is written in the books. तो इधर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपके नॉलेज में लाने के लिए इम्पोर्टेंट था कि आपसे यहाँ पे शेयर कर लिया जाए. तो दिस इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिड शेयर वैल्यूएशन. नाउ प्रैक्टिकल, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल पॉइंट्स इन बिजनेस वैल्यूएशन. When valuing any business, it is important not only to provide a range of theoretical values using any of the methods discussed above, but also to take into account any other practical information in the question. क्योंकि जैसे कि हम initial discuss कर चुके थे कि it is quite difficult to determine exact value of a business. क्योंकि there are number of elements to be considered in the valuation. Points के हैं worth considering. Are all of the assets of the business recorded, particularly in service industries where there are likely to be many human resource assets? Will key employees leave after the acquisition? क्योंकि जो employees हैं they are an asset for the company. तो उनकी वैल्यू तो कोई डिटरमिन नहीं कर सकता, लेकिन will the key employees will leave the company after acquisition? Do key staff have long service contracts? Do surplus staff
हैव लॉन्ग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन पेनल्टीज, क्योंकि जो कंपनी एक्वायर करेगी उसको ये सब कुछ बियर करना होगा। अगर टर्मिनेट होते हैं तो पेनल्टीज भी पे करनी होंगी, उनको बेनिफिट्स भी पे करने होंगे। व्हेन फोरकास्टिंग फ्यूचर figures, can these be based upon past figures or does the acquirer intend changes? Who is the value being estimated for? The buyer, the seller or both? क्योंकि बायर के लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें सब फर्क आ जाएगा, और सेलर के लिए जब कर रहे होंगे तो उसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा उसमें चीज़ें एड अप कर देंगे, और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वैल्यूअर होगा वो ये कोशिश करेगा उसको मिनिमम प्राइस पे रखें। आर देयर एनी रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स इन द टारगेट कंपनीज डेट एग्रीमेंट्स? क्योंकि देयर आर सर्टेन कोवेनेंट्स, तो फिर ये टेक ओवर पे भी इफेक्ट हो सकती है और कंपनी के ऑपरेशंस में, फ्यूचर ऑपरेशंस पे भी इफेक्ट हो सकती है। आर देयर एनी अदर बीडर्स हु आर लाइकली टू पुश अप द प्राइस? क्योंकि अगर कोई और बीडर है तो आपने अगर प्राइस पे की, ऑफर की, तो उसके बाद हो सकता है दूसरा बीडर उससे आपसे ज़्यादा प्राइस ऑफर करते या उससे कम प्राइस ऑफर करते। तो दीज आर द प्रैक्टिकल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड while valuing a company. और इस बिजनेस वैल्यूएशन के सेशन के एंड पे यू शुड नाउ बी एबल टू प्रिपेयर एंड जस्टिफाई अ रेंज ऑफ प्राइसेस फॉर वैल्यूइंग अ बिजनेस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो दिस इज ऑल द मटेरियल अबाउट बिजनेस वैल्यूएशन। तो आज हमारे जैसे कि लास्ट लेक्चर है, हमने कोशिश की है कि हम तमाम के तमाम टॉपिक्स को गो थ्रू कर लें, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से ले लें। हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया, उस पर डिस्कशन की है, और मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों के सामने जितना चीज़ें और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ला सकूं और इम्पॉर्टेंट उसके एलिमेंट्स शो कर सकूं, वो की है। और फार्मूलाज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, उनकी कैलकुलेशंस को एग्जांपल्स में देखे हैं। तो आई होप कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और आपका एक नॉलेज एक अच्छे लेवल पे बिल्टअप हो गया होगा, जो कि आपके वैल्यूएशन में और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में और फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। तो ये हमारा सेशन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के यहाँ पे ख़त्म होता है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।